नमस्कार दोस्तों। आज की मैराथन क्लास में हम टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इस मैराथन क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले यूपी टीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत मेहनत से लाए गए हैं और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारी बाकी टॉपिक्स की मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन सभी मैराथन क्लासेस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप ये सभी क्लासेस देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको हमारी ये मैराथन क्लास पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोनियोमीटर आंकता है। व्हाट डज द गोनियोमीटर मेजर? तो इसके ऑप्शन है ताकत, सहन शक्ति, शक्ति या लचीलापन। तो गोनियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम क्या मापते हैं? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बाकी लोग इधर देखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लचीलापन। गोनियोमीटर से हम फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन मापते हैं। इसके अलावा अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति हम डायनमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है। What is the ability of muscle to contract violently during the fastest possible time? तो इसके ऑप्शन है ताकत, शक्ति, गति या चपलता। तो किसी पेशी के तीव्रतम संभव समय में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति। किसी पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को शक्ति या पावर कहते हैं और इसको हम डायनमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, डायर टेस्ट संबंधित है। डायर टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो इसके ऑप्शन है टेनिस से, बैडमिंटन से, एथलेटिक्स से या फुटबॉल से। तो डायर टेस्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेनिस से। डायर टेस्ट टेनिस से संबंधित है। डायर टेनिस टेस्ट जॉना टी डायर ने 1935 में बनाया था और इस टेस्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये टेस्ट चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसकी लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, जहां क्लिक करके आप डायर टेनिस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और ये टेस्ट कैसे किया जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी पूरा जरूर देखिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है फील्ड गोल, स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, ड्रिबल टेस्ट या पेनी कप टेस्ट। तो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो इसमें से कौन सा उसमें से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेनी कप टेस्ट। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट से पेनी कप टेस्ट संबंधित नहीं है। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक भी मैंने आपको आई बटन में ऊपर दी है, जहां क्लिक करके आप जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट भी देख सकते हैं। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट का जो पर्पस था वो था जनरल बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी को बढ़ाना या उसको टेस्ट करना। नेक्स्ट, किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है। What is the test designed to measure the minimum strength of an object? तो इसके ऑप्शन लार्जर मैथानी टेस्ट, टर्टर पल्स रेशियो टेस्ट, विलिंगटन हावर्ड टेस्ट या क्रॉस वेबर टेस्ट। तो किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए जो टेस्ट तैयार किया गया वो है क्रॉस वेबर टेस्ट, ऑप्शन डी। क्रॉस वेबर टेस्ट मिनिमम स्ट्रेंथ को मापने के लिए यूज किया जाता है। इस टेस्ट को 1954 में बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवास्कुलर क्षमता के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी? तो इसके ऑप्शन है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, क्रॉस वेबर परीक्षण, हाफर परीक्षण या जेसीआर परीक्षण। तो इनमें से कौन सा टेस्ट कार्डियोवास्कुलर क्षमता यानी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को कार्डियोवास्कुलर क्षमता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को ल्यूशियन रुआ ने
1943 में बनाया था। नेक्स्ट, परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है। टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आर इंटररिलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। तो इसके ऑप्शन है मापन एवं मूल्यांकन परीक्षण का हिस्सा है, मूल्यांकन एवं परीक्षण मापन का हिस्सा है, परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, मूल्यांकन परीक्षण एवं मापन दोनों का हिस्सा है। तो आपको बताना है कि परीक्षण, मापन और मूल्यांकन इन तीनों का आपस में संबंध कैसे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है। टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इज द पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट, कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? विच एज इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसके ऑप्शन है कालक्रमिक आयु, शरीर रचना आयु, मानसिक आयु या दैहिक आयु। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से किस आयु का पता लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक आयु या मेंटल एज। कालाक्रमिक जो आयु होती है ये दिन, महीने और वर्ष में लिखी जाती है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से पता चलती है। एनाटॉमिकल एज जो होती है इसका पता एक्सरेज के द्वारा लगाया जाता है। और दैहिक आयु यानी सोमैटिक एज जो होती है इसका पता हमारे हार्मोन सिक्रेशन से लगाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर अ गुड टेस्ट। तो इसके ऑप्शन है विषय निष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, विश्वसनीयता या वैधता। तो इसमें से उत्तम परीक्षण का मापदंड कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता जो होती है ये एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता और विषयनिष्ठता ये तीनों ही आपके उत्तम परीक्षण का मापदंड होते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1969 में किसके द्वारा मॉडिफाइड ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी टेस्ट परीक्षण का निर्माण किया गया? इन द ईयर ऑफ 1969 मॉडिफाइड ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट टेस्टिंग वाज क्रिएटेड बाय whom। तो इसके ऑप्शन हैं बोचा एवं बॉल द्वारा, क्लार्क एच द्वारा, स्कूबिल एंड हॉजकिंस द्वारा या क्रुकज एवं साथियों द्वारा। तो आपको बताना है मॉडिफाइड ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट टेस्ट, जिसको हम HST के नाम से भी जानते हैं, ये किसके द्वारा 1969 में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रुकोज एवं उसके साथियों द्वारा, बाय क्रूग्स एंड इट्स कलीग्स। क्रूग्स एवं उसके साथियों के द्वारा 1969 में मॉडिफाइड ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी टेस्ट HST को बनाया गया था। नेक्स्ट, व्यक्ति के व्यायाम करते समय के प्रत्यक्ष प्रयासों के स्तर मापने हेतु स्वनिर्धारण मापनी किसके द्वारा निर्मित की गई? Who created a self-determined scale to measure the level of direct effort of a person while exercising? तो इसके ऑप्शन हैं RSPE द्वारा जो मार्टिन ने बनाई, PE आशर द्वारा आदम 1975, RPE द्वारा बोर्ग 1962, SRS द्वारा राब 1960। तो आपको बताना है कि व्यक्ति के व्यायाम करते समय स्वनिर्धारण मापनी किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, RPE द्वारा बॉर्ग। व्यक्ति के व्यायाम करते समय प्रत्यक्ष प्रयासों के स्तर को मापने के लिए RPE स्केल, जो कि बॉर्ग ने 1962 में बनाई गई थी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, क्रॉस वेबर परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय क्रॉस वेबर टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है संपूर्ण मांसपेशी शक्ति, अधिकतम मांसपेशी शक्ति, सापेक्षिक मांसपेशी शक्ति या न्यूनतम मांसपेशी शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूनतम मांसपेशी शक्ति। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको क्रॉस वेबर टेस्ट के बारे में बताया था, वहां पे हमने ये जाना भी था कि क्रॉस वेबर टेस्ट का इस्तेमाल न्यूनतम मांसपेशी शक्ति को मापने के लिए किया जाता है और इसको 1954 में बनाया गया था। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं, क्योंकि टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के इस टॉपिक में आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि वो क्वेश्चंस रिपीट हैं, लेकिन क्योंकि वो इस टॉपिक से भी रिलेटेड हैं इसीलिए वो क्वेश्चंस यहाँ पर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, खेल प्रतिभा पहचान परीक्षण हेतु मानव परीक्षण किस पर केंद्रित होती है? What does the human test for sports talent identification test? तो इसके ऑप्शन है वंशानुक्रम आधार पर, मनोवैज्ञानिक गुण पर, शारीरिक आयाम पर या गामक योग्यताओं पर। तो खेल प्रतिभा पहचान परीक्षण इसको हम
मानव के किस परीक्षण पर केंद्रित करके करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गामक योग्यताओं पर, मोटर डायमेंशंस या मोटर कॉम्पिटिशंस पर। खेल प्रतिभा पहचान हेतु मानव का गामक योग्यताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, सिट एंड रीच टेस्ट मापता है। व्हाट डज द सिट एंड रीच टेस्ट मेजर? तो इसके ऑप्शन है पेट की ताकत, कंधे का लचीलापन, हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन, पीठ का हाइपर एक्सटेंशन। तो सिट एंड रीच टेस्ट से हम क्या मापते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन। सिट एंड रीच टेस्ट हैमस्ट्रिंग और पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। सिट और रीच टेस्ट को वेल्स डिलन ने बनाया था, ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु प्रायः पता लगाई जाती है। द मेंटल एज ऑफ अ पर्सन इज यूजुअली डिटरमाइंड बाई। तो इसके ऑप्शन है साल, महीनों एवं दिनों द्वारा, एक्सरे द्वारा, अंगों की कार्यक्षमता द्वारा या मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको ये सभी एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा लगाई जाती है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाफर युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए। हाफर यूथ फिटनेस टेस्ट इज मेंट टू मेजर। तो हाफर यूथ फिटनेस टेस्ट किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है सामान्य मोटर क्षमता, मोटर फिटनेस, मोटर शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो हाफर युवा फिटनेस टेस्ट यानी हाफर यूथ फिटनेस टेस्ट को हम किस लिए यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोटर फिटनेस। हाफर यूथ फिटनेस परीक्षण को हम मोटर फिटनेस के लिए यूज करते हैं। और हाफर यूथ फिटनेस टेस्ट को पॉल हसिकर ने 1974 में बनाया था। और हाफर्ड का पूरा नाम आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है या जिन जिन लोगों को पता है वो हाफर का फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ हाफर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और हाफर टेस्ट के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये टेस्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, इसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, जहाँ क्लिक करके आप पूरा हाफर टेस्ट जो कि सबसे पहले बनाया गया था उसके बारे में पूरा जान सकते हैं। और उसमें कौन कौन से टेस्ट आइटम्स थे उनके बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर हाइट? तो इसके ऑप्शन है स्पायरोमीटर, डायनमोमीटर, स्टेडियोमीटर या स्कोलियोमीटर। तो इसमें से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापने के लिए यूज होता है, यानी हाइट को मापने के लिए यूज होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर को हम हाइट मापने के लिए यूज करते हैं। डायनमोमीटर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। स्पायरोमीटर जो है वो लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। और स्कोलियोमीटर जो है ये रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के मापन में यूज होता है। नेक्स्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वॉज क्रिएटेड। तो इसके ऑप्शन है हार्वर्ड द्वारा, थॉमस क्यूरेटन द्वारा, ल्यूशियन ब्रोहा द्वारा या सर्जन द्वारा। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया। तो इसका सही आंसर लगभग सबको पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लूसियन ब्रोहा द्वारा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लूसियन ब्रोहा द्वारा बनाया गया था। क्योंकि इस टेस्ट का नाम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है इसीलिए बहुत लोग इसका आंसर हार्वर्ड लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और लूसियन ब्रोहा ने इसको कब बनाया था? तो लूसियन ब्रोहा ने इसको 1943 में बनाया था। नेक्स्ट, वह परीक्षण जो प्रतिक्रिया समय मापता है। द टेस्ट दैट मेजर रिएक्शन टाइम इज। तो इसके ऑप्शन है खड़े होकर लंबी कूद, स्टिक ड्रॉप टेस्ट, शटल रन या बास स्टिक टेस्ट। तो इसमें से कौन सा टेस्ट रिएक्शन टाइम या रिएक्शन एबिलिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टिक ड्रॉप टेस्ट। स्टिक ड्रॉप टेस्ट जो है वो रिएक्शन टाइम को मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट में कुल कितने टेस्ट आइटम होते हैं? हाउ मेनी टेस्ट आइटम आर देयर इन क्रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है 6, 3, 5 या 4। तो आपको बताना है क्रॉस वेबर टेस्ट में कुल कितने आइटम हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। क्रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट में टोटल 6 आइटम हैं। मैं आपको इन
6 आइटम्स के नाम बता देता हूं, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए टेस्ट बनाया गया था। तो क्रॉस वेबर टेस्ट को 1954 में बनाया गया था और इसमें 6 टेस्ट आइटम होते हैं, जिसमें पहला है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, ये माइनस यानी ये फ्रंट साइड की एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, और दूसरा है एब्डोमिनल प्लस, ये बैक की स्ट्रेंथ चेक करता है, जो एब्डोमिनल का बैक हिस्सा होता है, इसीलिए इसको प्लस कहते हैं। इसके बाद पोसेस एंड लोअर एब्डोमिनल, चौथा है अपर बैक, फिफ्थ है लोअर बैक और सिक्स्थ है लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग। क्रॉस वेबर टेस्ट में से हम इन 6 तरीके की स्ट्रेंथ या 6 जगह की स्ट्रेंथ को मापते हैं। इसका आंसर 5 नहीं होगा, 5 गलत आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर 6 होगा। आयोग ने इसका आंसर सी माना था, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन ए 6 है। क्वेश्चन नंबर 21, पकड़ शक्ति का मापक है। द मेजर ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ इज, तो इसके ऑप्शन है डायनेमोमीटर, लेक्टोमीटर, मैनोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो पकड़ शक्ति का यानी ग्रिप स्ट्रेंथ को किससे मापते हैं? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डायनेमोमीटर। पकड़ शक्ति यानी ग्रिप स्ट्रेंथ को या स्ट्रेंथ को डायनेमोमीटर से मापते हैं। ग्रिप डायनेमोमीटर आता है जिससे हम उसको मापते हैं। नेक्स्ट, 12 मिनट दौड़ और चाल कूपर टेस्ट किस शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन करता है? विच फिजिकल एबिलिटी डज द 12 मिनट रन एंड वॉक कूपर टेस्ट इवेल्युएट? तो इसके ऑप्शन है सहन शक्ति, गति सहन शक्ति, शक्ति या लचीलापन। तो 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट जो है, जिसको हम 12 मिनट रन एंड वॉक कूपर टेस्ट के नाम से जानते हैं, इससे क्या मेजर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सहन शक्ति। 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट से सहन शक्ति या इंडोरेंस को मापा जाता है। नेक्स्ट, बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? हाउ मेनी वर्बल सब टेस्ट आर देयर इन बाकर मेहंदी वर्बल क्रिएटिव थिंकिंग टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो बाकर मेहंदी का जो शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4। बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में 4 शाब्दिक उप परीक्षण हैं। ये चारों कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला है परिणाम परीक्षण, दूसरा है असामान्य उपयोग परीक्षण, तीसरा है समानता परीक्षण और चौथा है उत्पादन सुधार परीक्षण। बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण में ये 4 उप परीक्षण हैं। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स। तो इसके ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक मूल्यांकन शब्द है इसका मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक एंड को स्कॉलरिस्ट फील्ड। नेक्स्ट, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? इन विच मेजर द स्टार्टिंग पॉइंट इज 0? तो इसके ऑप्शन है निरपेक्ष मापन में, मानकीय मापन, स्वमापन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किस मापन में आरंभिक बिंदु जो होता है वो शून्य होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निरपेक्ष मापन, एब्सोल्यूट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजरमेंट में जो आरंभिक बिंदु होता है वो शून्य होता है। नेक्स्ट, साइबेक्स मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन विच प्रिंसिपल इज द साइबेक्स मशीन बेस्ड? इसके ऑप्शन हैं सममितीय, समदूरी, समगतिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने साइबेक्स मशीनों का नाम सुना होगा, तो इनमें से आपको बताना है कि साइबेक्स मशीनें किस पर आधारित होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समगतिक, सिंक्रेटिक। साइबेक्स मशीनें जो होती हैं वो समगतिक यानी सिंक्रेटिक के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। आपने आइसोकाइनेटिक कंस्ट्रक्शन सुना होगा या आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज सुनी होगी, तो वो एक्सरसाइज जो होती है या आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो साइबेक्स मशीनों की हेल्प से ही होता है और ये मशीनें समगतिक के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज्ड फॉर।
तो इसके ऑप्शन है स्फूर्ति मापने में, हृदय की मजबूती मापने में, शक्ति मापने में या लोच मापने में। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हृदय की मजबूती मापने के लिए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को हार्ट की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लुसियन ब्रोआ ने 1943 में बनाया था। नेक्स्ट, जेसीआर परीक्षण के शटल रन दौड़ परीक्षण में लेन की चौड़ाई होती है। What is the lane width in the shuttle race test of JCR टेस्ट? तो आप सभी ने JCR परीक्षण का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है और अगर आप JCR टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने आपको आई बटन में दे दी है, यहाँ क्लिक करके आप JCR टेस्ट के बारे में जान सकते हैं। तो JCR टेस्ट में 3 होते हैं, जंप, चिन और रन, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आई बटन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। तो जो इसमें रनिंग होती है, शटल रन होती है, इसमें जो लेन होती है उसकी चौड़ाई यहाँ पे पूछी है। तो इसके ऑप्शन है 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट या 6 फीट, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 फीट। जेसीआर टेस्ट में जो शटल रन होती है उसकी लेन की चौड़ाई 6 फीट होती है। नेक्स्ट, नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है। विच टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी? तो इसके ऑप्शन है लोआ ब्रेस परीक्षण, मैथनी जॉनसन परीक्षण, एडम्स स्पोर्ट्स स्किल परीक्षण या लार्सन परीक्षण। तो नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मापने का परीक्षण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथनी जॉनसन परीक्षण। नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मापने के लिए मैथी जॉनसन टेस्ट को यूज किया जाता है। इस टेस्ट को मैथनी और जॉनसन ने 1932 में विकसित किया था और इसका उपयोग नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जेसीआर परीक्षण मापता है। व्हाट डज द जेसीआर टेस्ट मेजर? तो इसके ऑप्शन है मूलभूत कौशल योग्यता, सामान्य गामक योग्यता, खेलने की योग्यता या मानसिक योग्यता। तो जेसीआर टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल मोटर एबिलिटी, सामान्य गामक योग्यता। जेसीआर टेस्ट को सामान्य गामक योग्यता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और जेसीआर टेस्ट को बीई फिलिप्स ने 1957 में बनाया था। अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक करिए और यहाँ से जेसीआर टेस्ट का पूरा वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी छात्र ने क्लास बैडमिंटन लैडर टूर्नामेंट जीता लेकिन बैडमिंटन कौशल परीक्षण की बैटरी पर उसके प्राप्तांक अच्छे नहीं हैं, तो परीक्षण में किसका अभाव है? If a student won the class badminton ladder tournament but did not score well on the badminton skill test battery, what is lacking in the test? तो इसके ऑप्शन है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या प्रतिमान। तो अगर कोई छात्र ऐसा है जिसने बैडमिंटन लैडर टूर्नामेंट जीत लिया है लेकिन जो बैडमिंटन के रिलेटेड हम टेस्ट करते हैं उनमें जो बैटरीज हैं उसमें उसके प्राप्तांक अच्छे नहीं हैं, तो वो जो टेस्ट हमने डिजाइन किया है उसमें किस चीज की कमी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैधता या वैलिडिटी। अगर कोई छात्र क्लास बैडमिंटन लैडर टूर्नामेंट जीतता है लेकिन बैडमिंटन कौशल परीक्षण की बैटरीज में उसके प्राप्तांक अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट कराया जा रहा है उसकी वैधता में कमी है, यानी उसकी वैलिडिटी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का वह चरण जो स्रोत की प्रामाणिकता स्थापित करता है कहलाता है। द स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन दैट स्टेबलाइज्ड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है समीक्षात्मक आलोचना, बाह्य आलोचना, निगमनात्मक आलोचना या आंतरिक आलोचना। तो मूल्यांकन का वह चरण कौन सा है जो किसी स्रोत की प्राथमिकता को स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य आलोचना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। बाह्य आलोचना ही मूल्यांकन का वह चरण है जो स्रोत की प्रामाणिकता को स्थापित करता है, यानी वो स्रोत कितना विश्वास पात्र है या कितना प्रमाणिक है ये उसके बाह्य क्रिटिसिज्म या एक्सटर्नल आलोचना से पता चलता है। नेक्स्ट, 1963 में नेशनल डिसिप्लिन निदेशालय ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की मांग पूरी करने के लिए कहाँ पे केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की? Where did the National Discipline Directorate establish the Center Training Institute in 1963 to meet the demand of physical education teachers? तो इसके ऑप्शन है ग्वालियर, अलवर, बरवाहा या पुणे।
तो जो 1963 में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बरवाहा। बरवाहा जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, यहीं पे केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, जिस सीमा तक किसी मापन में माप किया जाने वाला कार्य निष्पादन शामिल है उसे किस पद की संज्ञा दी जाती है? टू वॉट एक्सटेंट इज अ मेजर कॉल्ड द परफॉर्म टू मेजर? तो इसके ऑप्शन है सरल वैधता, अंतर वस्तु वैधता, मानदंड वैधता या तार्किक वैधता। तो किस सीमा तक किसी मापन में माप किया जाने वाला कार्य निष्पादन शामिल होता है तो उसे कहते क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तार्किक वैधता, लॉजिकल वैलिडिटी। जिस सीमा तक किसी मापन में माप किया जाने वाला कार्य निष्पादन शामिल है तो उसे तार्किक वैधता या लॉजिकल वैलिडिटी पद की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है। द मेन पर्पज ऑफ अ टेस्ट इज। तो इसके ऑप्शन है स्कोरर रिकॉर्डर की ईमानदारी, परीक्षकों के विचार का उदार और स्पष्ट होना, परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता या प्रशासनिक निष्पक्षता। तो एक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है यानी टेस्ट का पर्पस क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग टेस्ट। तो परीक्षण का उद्देश्य यही होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, जब छात्र घुमावदार दौड़ रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य जानना होता है कि वह कितने। When students are running in circuitous race, their teacher's goal is known how many they can do। तो इसके ऑप्शन है मजबूत हैं, तेज दौड़ सकते हैं, चपल हैं या कूदने में अच्छे हैं। तो जब छात्र घुमावदार दौड़ रहे होते हैं तो शिक्षक का लक्ष्य होता है यह जानने के लिए कि छात्र कितने चपल हैं यानी वो कितने एजाइल हैं। नेक्स्ट, बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षण सही सर्विस करने की किस क्षमता को मापता है? इन बैडमिंटन द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट मेजर द एबिलिटी टू सर्व एक्यूरेटली। तो इसके ऑप्शन है नीची, ऊंची, सीधी या नेट के सापेक्ष। तो बैडमिंटन में जो द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस होती है इसमें सर्विस करने की कौन सी क्षमता मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीची। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस में सर्विस करने से नीची क्षमता को मापा जाता है कि निम्न सर्व के करने की कितनी क्षमता है। जो लो सर्व होता है उसे करने की क्षमता को मापते हैं। नेक्स्ट, कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता? विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है निर्णय कसौटी, निष्पादित करने वाले क्रम, परीक्षण की अवधि, मापने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण। तो इनमें से कौन सा घटक है जो किसी टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी को प्रभावित नहीं करता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षण की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। वो टेस्ट की अवधि कितनी होगी ये कभी भी किसी भी टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी को यानी वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट, किस प्रकार के परीक्षण के लिए मानक बनाते समय लड़कियों एवं लड़कों में अंतर देखना आवश्यक नहीं है? फॉर विच टाइप ऑफ टेस्ट is it not necessary to see the difference between girls and boys while making standard? तो आपको बताना है कि वह कौन सा परीक्षण है जिसके मानक बनाते समय हम लड़के और लड़कियों में कोई अंतर ना देख के मानक एक जैसे बना सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है कौशल परीक्षण, तंदुरुस्ती परीक्षण, एथलेटिक परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धि परीक्षण या आईक्यू टेस्ट। बुद्धि परीक्षण या आईक्यू टेस्ट के मानक बनाते समय हम लड़के और लड़कियों में अंतर देखे बिना बुद्धि परीक्षण को बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए सेम होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द यूनिट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर, एग्रोमीटर या मैनोमीटर। तो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्रोमीटर। एग्रोमीटर से हम किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाई को माप सकते हैं। एग्रोमीटर का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य मापक। अगले क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41। एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, उसे कहा जाता है। अ टेस्ट इन विच स्कूल चिल्ड्रन हैव टू रन ओवर ऑब्स्टिकल प्लेस नियर बाई इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है बाधा जांच, विघ्न जांच, विस्फोटक शक्ति जांच या चपलता जांच। तो एक ऐसा टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी बाधाओं को पार करना होता है, उस टेस्ट से किस चीज की जांच की जाती है? तो जिन लोगों को इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चपलता जांच, एजिलिटी चेक। एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, उससे चपलता जांच कहा जाता है। इलिनॉइस एजिलिटी टेस्ट (आईएटी) चपलता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई परीक्षणों में से एक चपलता शारीरिक फिटनेस के परीक्षणों में से एक है। जो चपलता यानी एजिलिटी है, ये जो हमारे शारीरिक फिटनेस के परीक्षण होते हैं उनमें से एक है। नेक्स्ट, कूपर की 12 मिनट वॉक एंड रन परीक्षण की प्रभाव उत्पादकता व्यक्ति के मूल्यांकन की योग्यता होती है। एफिशिएंसी ऑफ कूपर्स 12 मिनट वॉक एंड रन टेस्ट इज देयर एन एबिलिटी टू इवेल्युएट। तो इसके ऑप्शन है सहन शक्ति, गति सहन शक्ति, ताकत या गति। तो जो कूपर का 12 मिनट रन वॉक टेस्ट है उसकी प्रभाव उत्पादकता क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहन शक्ति, इंडोरेंस। कूपर के 12 मिनट वॉक एंड रन टेस्ट की प्रभावोत्पादकता व्यक्ति के सहन शक्ति मूल्यांकन की योग्यता होती है। नेक्स्ट, पुल अप लड़कों के लिए और हाथ लटकाने का परीक्षण लड़कियों के लिए युवाओं के तंदुरुस्ती परीक्षण हाफर में क्या मापने के लिए है? What is the pull-ups for boys and arm hanging test for girls to measure in the fitness test of youth हाफर? तो इसके ऑप्शन है पूरे शरीर की मजबूती, भुजाओं की मजबूती और लचक, हाथ और कंधे की मजबूती, पैर और हाथ की मजबूती। तो पुल अप्स जो लड़कों के लिए होता है और हाथ पे लटकने का परीक्षण जो कि लड़कियों के लिए होता है, इससे क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथ और कंधे की मजबूती, आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। पुलअप्स और हाथ लटकाने के परीक्षण से हाथ और कंधे की मजबूती मापी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन फॉर गुड टेस्टिंग? इसके ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिपरकता, विश्वसनीयता या वैधता, यानी ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी या फिर वैलिडिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी। किसी भी परीक्षण के मापदंड के लिए व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी मापदंड नहीं होती। वैधता, विश्वसनीयता, कठिनाई का स्तर, भेदभाव शक्ति, विकल्प की गुणवत्ता, ये सभी चीजें अच्छे परीक्षण के लिए मापदंड होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता? Which of the following test is not used to measure muscular endurance? तो इसके ऑप्शन सिटअप, फ्लेक्स आर्म हैंड, 12 मिनट दौड़ और चलना, दूर तक चलना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 मिनट दौड़ और चलना। निम्नलिखित में से मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए 12 मिनट रन एंड वॉक को यूज नहीं किया जाता। मांसपेशियों की शक्ति को मापने के लिए सिटअप्स, फ्लेक्स आर्म हैंड और दूर तक चलने का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, परिपथ प्रशिक्षण पद्धति का विकास आर ई मॉर्गन और जीटी एंडरसन ने 1953 में कहाँ किया था? वेयर वॉज द सर्किट ट्रेनिंग मेथड डेवलप्ड बाय आर ई मॉर्गन एंड जीटी एंडरसन इन 1953? तो इसके ऑप्शन है लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड, बर्किंघम विश्वविद्यालय इंग्लैंड, बोल्टन विश्वविद्यालय इंग्लैंड या बर्मिंघम विश्वविद्यालय इंग्लैंड। तो परिपथ प्रशिक्षण पद्धति यानी सर्किट ट्रेनिंग मेथड जिसको आर ई मॉर्गन और जीटी एंडरसन ने 1953 में बनाया था, तो इसको कहाँ बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन इंग्लैंड। सर्किट ट्रेनिंग को यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में 1953 में आर ई मॉर्गन और जीटी एंडरसन ने बनाया था। नेक्स्ट, पर्यवेक्षक की वह पद्धति जिसके तहत वह किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करता है। द टेंडेंसी ऑफ द सुपरवाइजर टू एवेल्युएट एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रायर नॉलेज।
तो इसके ऑप्शन है हॉलो प्रभाव, अंधावस्था, डेल्फी पद्धति या संकुचन पद्धति। तो पर्यवेक्षक की वह कौन सी प्रवृत्ति है जिसके तहत वह किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन के पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉलो प्रभाव, द हॉलो इफेक्ट। पर्यवेक्षक की वह प्रवृत्ति जिसके तहत वह किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकित करता है, उसको हॉलो प्रभाव या हॉलो इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, निस्तर गति उत्पादक परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। मेजरमेंट इज डन बाय द स्पीड जनरेटर टेस्ट। तो इसके ऑप्शन है अबाध वेग में जोड़ों की गति, बिना बल के जोड़ों की गति, जोड़ों में ऊष्मा उत्पादन या मांसपेशी संकुचन। तो निरस्तर उत्पादक गति में किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबाध वेग में जोड़ों की गति, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, अनइंटरप्टेड वेलोसिटी। नेक्स्ट, सहायक शिक्षा का मुख्य संबंध मानव की गति से है। सहायक शिक्षा के इस स्वरूप को किसने चिन्हित किया था? फिजिकल एजुकेशन इज मेनली रिलेटेड टू ह्यूमन मोशन। हु आइडेंटिफाइड दिस फॉर्म ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है हाफर, CSIR, UGC या CBSE। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाफर। सहायक शिक्षा का मुख्य संबंध मानव की गति से है। सहायक शिक्षा के इस स्वरूप को हाफर ने चिन्हित किया था। हाफर टेस्ट जो है उसको पॉल हंसिकर ने 1958 में बनाया था। और अगर आप हाफर टेस्ट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने हाफर टेस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पे प्रोवाइड की है, जहाँ क्लिक करके आप पूरा हाफर टेस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना किस वर्ष में शुरू हुई? इन विच ईयर वॉज द नेशनल स्पोर्ट्स मेरिट कॉम्पिटिशन स्कीम लॉन्च? तो इसके ऑप्शन है 1985, 1984, 1970 या 1987। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1985। सन 1985 में राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा यानी NSTC योजना का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना को स्कूलों से 8 से 14 वर्ष की आयु की खेल प्रतिभाओं को स्काउट करने के लिए लागू किया गया था। वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें भविष्य में पदक की उम्मीदों में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है। टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट द रीटेस्ट मेथड। तो इसके ऑप्शन है परीक्षण की वैधता, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, परीक्षण की विश्वसनीयता या इनमें से कोई नहीं। परीक्षण पुनः परीक्षण विधि जो है ये परीक्षण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट, इंडियाना गामक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित नहीं है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियाना मोटर स्किल टेस्ट। तो इसके ऑप्शन है स्ट्रेडल चेन, फ्लोर पुशअप, 60 सेकेंड स्क्वाट्स या वर्टिकल जंप। तो इंडियाना गामक परीक्षण में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 सेकेंड स्क्वाट। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट में 60 सेकेंड का स्क्वाट सम्मिलित नहीं है। इंडियाना मोटर टेस्ट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ। इसकी लिंक मैंने आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में प्रोवाइड की है, जहाँ क्लिक करके आप इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट पूरी तरीके से देख सकते हैं। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट में 6 आइटम होते हैं। इन सब की जानकारी आपको ऊपर आई बटन वाले वीडियो से मिल जाएगी। क्लिक करके आप वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट, हार्वर्ड पाथ परीक्षण का निर्मित वर्ष है। द ईयर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज। तो इसके ऑप्शन 1941, 1943, 1976 या 1963। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1943। हार्वर्ड पाथ परीक्षण लुसियन ब्रोहा ने 1943 में बनाया था। नेक्स्ट, फिटनेस ग्राम गति, दृढ़ता, सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? फिटनेस ग्राम स्पीड फिटनेस मेजर विच एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस। तो इसके ऑप्शन है लुचशीलता, मांसपेशी मजबूती, हृदय वाहिनी सहनशीलता या मांसपेशी सहनशीलता। फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता जो है वो सेहत के हृदय वाहिनी सहनशीलता यानी ऑप्शन सी का मूल्यांकन करती है, कार्डियोवास्कुलर टॉलरेंस या कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। इसके अलावा आप हमें हमारे इंस्टा, एक्स और फेसबुक के पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप हमसे जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट,
एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? व्हाट एज इज डिटरमाइंड थ्रू एक्सरे? तो इसके ऑप्शन है कायिक आयु, संरचनात्मक आयु, कालक्रमिक आयु या मानसिक आयु। तो एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संरचनात्मक आयु, स्ट्रक्चरल एज। एक्सरे के माध्यम से संरचनात्मक आयु या एनाटॉमिकल एज का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, जैव धारिता को किसके द्वारा मापा जा सकता है? बायो कैपेसिटी कैन बी मेजर बाय व्हाट? तो इसके ऑप्शन है लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, गोनियोमीटर या स्पायरोमीटर। तो जैव धारिता को किससे मापते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पायरोमीटर। जैव धारिता, बायो कैपेसिटी या इसको हम वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं, इसको हम स्पायरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, ताकत को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है? स्ट्रेंथ कैन बी मेजर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसके ऑप्शन डायनमोमीटर, स्टेडियोमीटर, गोनियोमीटर या स्किन फोल्ड कैलिपर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायनमोमीटर। ताकत यानी स्ट्रेंथ को डायनमोमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा स्टेडियोमीटर से हम हाइट को मेजर करते हैं किसी की, और स्किन फोल्ड कैलिपर से तो आपको पता ही है कि हम फैट को मेजर करते हैं। और गोनियोमीटर से क्या मेजर करते हैं, कौन बताएगा? चलिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गोनियोमीटर से क्या मेजर करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, छात्रों के कारण हेतु मैकलॉय सूत्र क्या है? व्हाट इज मैकलॉय फॉर्मूला फॉर स्टूडेंट कॉज? तो इसके ऑप्शन है 20 आयु प्लस 6 भार प्लस ऊंचाई, आयु प्लस ऊंचाई प्लस भार ऑब्लिक 10, 6 इंटू आयु प्लस ऊंचाई प्लस 6 इंटू भार, 4 इंटू आयु प्लस ऊंचाई प्लस भार ऑब्लिक 3। तो आपको बताना है कि छात्रों के वर्गीकरण हेतु, ये वर्गीकरण है, ठीक है, तो छात्रों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के लिए मैकलॉय ने कौन सा सूत्र दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 इंटू आयु ऊंचाई प्लस भार बटे 3 यानी 4 इंटू एज हाइट प्लस वेट अपॉन 3। छात्रों के वर्गीकरण के लिए मैकलॉय ने ये सूत्र दिया था, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? द पर्पज ऑफ द टेस्ट इज मेजर्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुपरकता या स्प्लिट हाफ पद्धति द्वारा। तो परीक्षण का प्रयोजन यानी पर्पज, यानी किसी भी टेस्ट का पर्पज क्या है, ये हम कैसे मापते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्प्लिट हाफ पद्धति द्वारा। किसी भी परीक्षण का पर्पज मापने के लिए यानी ऑब्जेक्ट मापने के लिए हम स्प्लिट हाफ मेथड को यूज करते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है कैपिटल R इज इक्वल टू 2 इंटू रैक ऑब्लिक 1 प्लस रैक, जहाँ जो कैपिटल R है ये रिलेशन को बताता है यानी सह संबंध को। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका सहिष्णुता क्षमता का मापन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर कार्डियोवास्कुलर टॉलरेंस कैपेसिटी? तो इसके ऑप्शन लेटरल पल्स अनुपात परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, रन वॉक परीक्षण या उपयुक्त सभी। तो इनमें से वो कौन सा परीक्षण है जो हृदय वाहिक सहिष्णु क्षमता का मापन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही टेस्ट जो हैं ये कार्डियोवास्कुलर टॉलरेंस कैपेसिटी यानी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस कैपेसिटी को मापते हैं, जिसमें टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट जो है इसको डब्ल्यू टटल ने 1930 में बनाया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पहले ही बता चुका हूं मैं, लूसियन गुहा ने 1943 में। और रन वॉक टेस्ट जो है इसको कूपर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको 1990 में बनाया गया था केनेथ एच कूपर के द्वारा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि गोनियोमीटर से क्या मापते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका आंसर प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उसके आंसर्स कमेंट नहीं करते हैं। तो उम्मीद है इस बार हर बार से ज्यादा लोग इसका आंसर देंगे कि गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है।
Question number 61. लचक की माप हेतु किया जाने वाला परीक्षण है। द टेस्ट डन टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी इज। तो इसके ऑप्शन है रूलर ड्रॉप टेस्ट, मेडिसिन बॉल थ्रो, टिची टेस्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर जिन लोगों को भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो इसका आंसर स्क्रीन पर देखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टिची टेस्ट। टिची टेस्ट लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। इसके अलावा रूलर ड्रॉप टेस्ट जो है ये रिएक्शन टाइम को मापने के लिए यूज किया जाता है, और मेडिसिन बॉल थ्रो जो है वो हमारे आर्म्स की विस्फोटक शक्ति मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेजर स्पीड? तो इसके ऑप्शन है 100 मीटर तेज दौड़ द्वारा, 80 मीटर तेज दौड़ द्वारा, 80 गज तेज दौड़ द्वारा या 50 गज तेज दौड़ द्वारा। तो सबसे अच्छा गति मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 मीटर तेज दौड़ द्वारा बाई 100 मीटर फास्ट रेस। 100 मीटर की स्प्रिंट से ही हम सबसे अच्छा गति मापन या स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, स्किन फोर्ड कैलिपर मापता है। द स्किन फोर्ड कैलिपर मेजर। तो इसके ऑप्शन है शरीर की चर्बी, शरीर की ऊंचाई, शरीर का भार या श्वसन। तो स्किन फोर्ड कैलिपर से हम क्या मापते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शरीर की चर्बी, बॉडी फैट। स्किन फोर्ड कैलिपर से हम शरीर की चर्बी यानी बॉडी फैट को यानी शरीर की वसा को मापते हैं। नेक्स्ट, 12 मीटर दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? व्हाट एबिलिटी डज द 12 मीटर रन और जायंट सुपर टेस्ट इवेल्युएट? तो इसके ऑप्शन है सहन शक्ति, शक्ति एवं सहन शक्ति, गति सहन शक्ति या शक्ति क्षमता। तो जो 12 मीटर रन एंड वॉक का कूपर टेस्ट होता है इससे क्या मेजर होता है? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति और सहन शक्ति। स्ट्रेंथ और इंडोरेंस, स्टेमिना को इंडोरेंस कहते हैं। तो 12 मिनट रन वॉक से स्ट्रेंथ और इंडोरेंस मेजर होती है। अब सभी को पता ही है कि 12 मिनट रन वॉक या कूपर टेस्ट जो है इसको 1968 में अमेरिकी आर्मी के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? व्हाट इज अ स्टेडियोमीटर यूज टू मेजर? तो इसके ऑप्शन है वजन, मोटापा, शरीर के विभिन्न हिस्सों की परिधि या ऊंचाई। तो स्टेडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊंचाई। स्टेडियोमीटर का प्रयोग हाइट मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ईसीजी सूचक है। द ईसीजी इंडिकेटर इज। तो इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रो चार्जिंग ग्राफ का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, इलेक्ट्रो इंस्केलोग्राफी का या इनमें से किसी का नहीं। तो ईसीजी किसका इंडिकेटर है यानी ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। ईसीजी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ईसीजी हृदय के कार्य मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ग्राफ है। मुख्य रूप से ईसीजी क्या करता है, वो हृदय की हर धड़कन के दौरान हृदय की मांसपेशियों के जो विद्युतीकरण होने के समय त्वचा पर सूक्ष्म वैद्युतिक परिवर्तनों का पता लगाकर उनमें विस्तार करने का कार्य करता है। आपने देखा होगा ईसीजी रिपोर्ट इस तरीके से बन के आती है। तो ये होती है ईसीजी रिपोर्ट या ईसीजी ग्राफ। नेक्स्ट, रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर? तो इसके ऑप्शन सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, स्फिग्नोमेनोमीटर या मैनोमीटर। तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को कैसे मापते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा। ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, डायनमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अ डायनमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ अ पर्सन। इन विच कंट्री वाज दिस इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट यूज? तो आपको पता है कि डायनमोमीटर का इस्तेमाल शक्ति मापन के लिए किया जाता है। तो इस यंत्र को सबसे पहले किस देश में प्रयोग किया गया था? तो इसके ऑप्शन है रूस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या जर्मनी में।
यानी डायनेमोमीटर की इजाद कहाँ हुई थी और कहाँ इसको उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में। डायनेमोमीटर को सबसे पहले यूएस यानी अमेरिका में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? स्पायरोमीटर यूज टू मेजर व्हाट? तो इसके ऑप्शन है हृदय की क्षमता, ग्रिप की क्षमता, पेट की मांसपेशियों की क्षमता या फेफड़ों की क्षमता। तो स्पायरोमीटर किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़ों की क्षमता, लंग कैपेसिटी। स्पायरोमीटर फेफड़ों की क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतः श्वसन और वायु श्वसन के दौरान ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा को फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। इसे स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपने देखा होगा एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक इसमें हम फूंकते हैं और इसमें एक मीटर ऐसा होता है जो ऊपर तक जाता है और यहाँ पे कुछ मार्किंग होती है। इसी से हम फेफड़ों की क्षमता को मापते हैं। यही एक स्पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। व्हाट इज यूज्ड फॉर एंड्योरेंस टेस्टिंग? तो इसके ऑप्शन है वर्टिकल जंप, लाई डिटेक्टर, ट्रेडमिल या सेंट्रीफ्यूज। तो सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या यूज होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेडमिल। सहन शक्ति परीक्षण के लिए ट्रेडमिल को यूज किया जाता है। ट्रेडमिल को सबसे पहले बिल स्टब और डॉक्टर कैनेथ कूपर ने होम एक्सरसाइज के लिए प्रयोग किया था। नेक्स्ट, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ अ टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, शैक्षणिक प्रयोग, इनमें से सभी। तो किसी भी टेस्ट का चयन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। किसी भी टेस्ट के चयन के लिए उसका वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण और शैक्षणिक प्रयोग, इन सभी मापदंडों पर खरा उतरना जरूरी है, तभी वो टेस्ट चयनित योग्य होता है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना महत्वपूर्ण है? हाउ मेनी टाइम्स इज इट इम्पोर्टेंट टू मेजर एट लीस्ट टू मेक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल? तो इसके ऑप्शन है एक बार, दो बार, तीन बार या अनेकों बार, जितना संभव हो सके। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मापन जो होता है उसको हम विश्वसनीय बनाने के लिए कितनी बार मापते हैं ताकि उसका मापन एक्यूरेट हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दो बार, यानी डबल। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय यानी हाईली एक्यूरेट और रिलायबल बनाने के लिए हमको मापन को कम से कम दो बार करना चाहिए। नेक्स्ट, किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? ऑन व्हाट बेसिस द नॉर्म ऑफ टेस्ट वर्क इन ऑडिट? तो इसके ऑप्शन हैं उम्र, लिंग या वर्ग, तार्किक सोच, प्रत्यक्ष प्रमाण या परीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ा। तो किसी परीक्षण के जो नॉर्म्स होते हैं वो किस आधार पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उम्र, लिंग या वर्ग। किसी भी परीक्षण के जो नॉर्म्स होते हैं वो एज, जेंडर और वर्ग यानी क्लास या कैटेगरी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जा सकता? एट विच ऑफ दीज प्लेसेस इन द स्किन फोल्ड मेजर नॉट टेकन? तो इसके ऑप्शन बाइसेप्स, काफ मांसपेशी, पेट या हथेली। तो स्किन फोल्ड कैलिपर जिससे हम चर्बी यानी फैट को मापते हैं वो किस स्थान पर नहीं लिया जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हथेली या पाम। स्किन फोल्ड मापन को हथेली पर नहीं लिया जा सकता। स्किन फोल्ड मापन बाइसेप्स, काफ मसल, पेट की मसल्स, छाती की मसल्स, इन सभी पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट, 30 सेकंड सिटअप से इनमें किसका परीक्षण होता है? विच ऑफ दीज इज टेस्टेड बाय 30 सेकंड ऑफ सिटअप्स? तो इसके ऑप्शन है चपलता, शक्ति और लचीलापन, पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति। पीठ की शक्ति, गति और लचीलापन, गति संतुलन, मांसपेशी शक्ति और गति। तो 30 सेकंड के सिटअप्स में इनमें से किसका परीक्षण होता है? तो इसका सही आंसर है पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति। 30 सेकंड के सिटअप से एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड का पता लगता है। नेक्स्ट, खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है।
हाई रेटेड ऑफ स्कोलिसिस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन स्पोर्ट्स। तो इसके ऑप्शन जिम्नास्ट और तैराक में, तीरंदाज और निशानेबाज में, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी में या बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के खिलाड़ी में। तो स्कोलियोसिस जो कि मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, ये सबसे ज्यादा किन खिलाड़ियों में देखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिम्नास्ट और तैराक। जिम्नास्टिक्स और तैराकी करने वाले खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा स्कोलियोसिस की शिकायत होती है। नेक्स्ट, कोई भी मापन तब प्रभावी माना जाता है जब यह कार्यान्वित किया जाता है। इज एनी मेजर कंसिडर्ड एफिशिएंसी व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड? तो इसके ऑप्शन हैं उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों द्वारा, उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा, अनुभवी शिक्षक और शोध छात्र द्वारा, खेल कूद एवं सहायक शिक्षा के विशेषज्ञों द्वारा। तो कोई भी मापन यानी मेजरमेंट कैसे प्रभावी होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब यह उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उस मापन के हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे, तभी ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। बाय हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ द्वारा ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट, वेसल मेटाबॉलिक दर में व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, परंतु यह शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। वेसल मेटाबॉलिक रेट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका ऑप्शन है शरीर का वजन, शरीर की गतिविधि, पेशीय ऊर्जा या दुर्बल ऊतक। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट की दर जो है व्यक्ति भिन्न हो सकती है, परंतु यह शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक गतिविधि। बेसल मेटाबॉलिक रेट की जो दर है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी की दर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, डॉक्टर केनेथ कूपर किसके व्याख्याता थे? डॉक्टर केनेथ कूपर इज लेक्चरर ऑफ। तो इसके ऑप्शन है हार्वर्ड स्टेट टेस्ट, जेसीआर टेस्ट, 12 मिनट दौड़ या पद यात्रा टेस्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर केनेथ कूपर ने किसको व्याख्यात किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट। 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट को डॉक्टर केनेथ कूपर ने 1968 में अमेरिकी आर्मी के फिटनेस टेस्ट के लिए बनाया था। नेक्स्ट, किसके मापन के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? What is wet spirometer used to measure? तो इसके ऑप्शन है रक्तदाब, नाड़ी गति, जैविक क्षमता या ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण। तो किसके मापन के लिए वेट स्पायरोमीटर का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैविक क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी। आपको पता ही है स्पायरोमीटर को लंग्स कैपेसिटी मापने के लिए यूज किया जाता है, तो जैविक क्षमता को ही हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसीलिए वेट स्पायरोमीटर को भी हम इसी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बायोटिक पोटेंशियल जो लिखा है इसको हम वाइटल कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। इससे आपको आसानी हो जाएगी ऑप्शन को ढूंढने में। तो वेट स्पायरोमीटर को वाइटल कैपेसिटी मापने के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दें और वीडियो को कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया लिंक्स और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81। एलाइनोमीटर इसके मापन में होता है। द एलाइनोमीटर कंसिस्ट ऑफ इट्स मेजरमेंट इन। तो इसके ऑप्शन है आकार, बल, भंगिम या वजन। तो एलाइनोमीटर किसके मापन में यूज होता है? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भंगिम यानी पोस्चर या अलाइनमेंट। एलाइनोमीटर बॉडी के पोस्चर या अलाइनमेंट को मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस? तो इसके ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों या ऊपरी कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी चीज प्रदर्शन में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी दर्शाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी प्रदर्शन में निरंतरता को दर्शाती है। नेक्स्ट, भंगिम मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग पोस्चर? तो इसके ऑप्शन है एलाइनोमीटर, स्कोरियोमीटर, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो भंगिम को मापने के लिए
कौन सा उपकरण यूज होता है, अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले ही आपको बताया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्कोलियोमीटर भी दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एलाइनोमीटर और स्कोलियोमीटर ये दोनों ही पोस्चर को मापने के लिए यूज होते हैं। देखिए, एलाइनोमीटर अलाइनमेंट यानी पोस्चर को मापने के लिए यूज होता है, और स्कोलियोमीटर जो रीढ़ की हड्डी होती है इसका झुकाव मापने के लिए यूज होता है। इस तरीके से दोनों ही चीजें भंगिम को मापने के लिए यूज होती हैं। यानी ये रीढ़ की हड्डी का पोस्चर मापता है, यानी पीठ का या बैक का, और एलाइनोमीटर पोस्चर तो मापने के लिए यूज ही होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी बोथ। नेक्स्ट, फुसफुस की क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी उपकरण उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ लंग्स? तो इसके ऑप्शन है एनेमोमीटर, वेट स्पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर। तो फुसफुस की क्षमता यानी लंग्स की कैपेसिटी मापने के लिए कौन सा उपकरण सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेट स्पायरोमीटर। ये वेट स्पायरोमीटर होता है, वेट नहीं। तो फुसफुस की यानी लंग्स की कैपेसिटी मापने के लिए वेट स्पायरोमीटर का उपयोग होता है। वेट स्पायरोमीटर के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। तो अब बढ़ते हैं आगे। ट्रेडमिल का उपयोग इसे मापने में होता है। द ट्रेडमिल इज यूज टू मेजर। तो इसके ऑप्शन है गति, पावर, भागने में किया गया कार्य या बल। तो ट्रेडमिल किसके लिए यूज होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भागने में किया गया कार्य। द एक्ट डन इन रन या द वर्क डन इन रन। दौड़ने में हम कितना कार्य करते हैं, इसको मापने के लिए ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडमिल पर दौड़ना कार्डियो एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया जरिया है। ट्रेडमिल का उपयोग भागने में किया जाता है, और ट्रेडमिल के भाग होते हैं स्लो स्पीड ट्रेडमिल, मॉडरेट स्पीड ट्रेडमिल और हाई स्पीड ट्रेडमिल। 3 तरीके के ट्रेडमिल्स के मेजरमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जांच के लिए कौन सा मानदंड ठीक नहीं है? विच क्राइटेरियन इज नॉट सुटेबल फॉर गुड चेक? वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, विश्वसनीयता या वैधता। तो अच्छा जांच के लिए कौन सा मानदंड ठीक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी। अच्छी जांच के लिए व्यक्तिनिष्ठता और सब्जेक्टिविटी की मानदंड को ठीक नहीं माना जाता। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता ये तीनों ही अच्छी जांच के मापदंड हैं। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड बी यूज टू मेजर द कार्डिक एफिशिएंसी ऑफ सीनियर सिटीजन्स? तो इसके ऑप्शन है कूपर का 12 मिनट दौड़ या चाल परीक्षण, 60 मिनट दौड़, 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण या 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी क्षमता को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण, 6 मिनट वॉक टेस्ट। वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण की वरिष्ठ नागरिकों की कार्यात्मक पुष्टि को नापने के लिए किया जाता है। एरोबिक पुष्टि या एरोबिक सहन क्षमता का मूल्यांकन करना, जो कि दूरियों को तय करना, सीढ़ियां चढ़ना, खरीदारी करना या पर्यटन आदि के लिए आवश्यक होती है। तो इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के हृदय संबंधी क्षमता मापने के लिए 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, बीएमआई मोटापा जानने की विधि है। बीएमआई की गणना करने का सूत्र है। बीएमआई इज द मेथड ऑफ डिटरमाइन ओबेसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग बीएमआई? तो आपको बताना है कि बीएमआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो इसके ऑप्शन है लंबाई का स्क्वायर बटे वजन, लंबाई गुणे लंबाई बटे वजन, वजन केजी बटे लंबाई स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वजन केजी में बटे लंबाई का स्क्वायर, जो कि मीटर में होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शरीर का भार जिसको हम केजी में मापते हैं, और शरीर की ऊंचाई जो कि मीटर में होनी चाहिए। बीएमआई मोटापा मापने की एक विधि है। तो बीएमआई जो है वो वजन और ऊंचाई के आधार पर शरीर की संरचना को मापता है। नेक्स्ट, किस मानदंड में शिक्षक यह जान जाएगा कि विद्यार्थी ने स्वीकार्य स्तर प्राप्त कर लिया है? बाय विच क्राइटेरियन विल द टीचर नोन दैट द स्टूडेंट हैज अचीव्ड अ एक्सपेक्टेबल लेवल? तो इसके ऑप्शन है मानव संदर्भ, कसौटी संदर्भ, वस्तुनिष्ठ या मानव एवं कसौटी संदर्भ। तो वो कौन सा मापदंड है जिसमें शिक्षक यह जान जाता है कि विद्यार्थी ने स्वीकार्य स्तर
प्राप्त कर लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कसौटी संदर्भ या क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस से शिक्षक यह जान जाता है कि विद्यार्थी ने स्वीकार स्तर प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट, रैशनल इक्विवेलेंस किसके निर्धारण की पद्धति है? रैशनल इक्विवेलेंस इज अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसके ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या ए और सी दोनों। तो आपको बताना है रैशनल इक्विवेलेशन जो मेथड है उससे किसका निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। रैशनल इक्विवेलेंस मेथड से विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी को निर्धारित किया जाता है। देखिए, रिलायबिलिटी को 4 तरीके से जांचा जा सकता है, जिसमें एक मेथड आपको पता है टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड, ठीक। दूसरा मेथड होता है अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म, ये और पैरेलल फॉर्म। तीसरा मेथड जो है वो है स्प्लिट हाफ मेथड और चौथा मेथड है रैशनल इक्विवेलेंस मेथड। ये 4 विधि होती हैं जिनसे हम विश्वसनीयता के गुणांक की गणना कर सकते हैं या इसका निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्यायाम के लिए शरीर की तत्परता को मापने का एक तरीका है बीएमआई माप का उपयोग करना। निम्न में से कौन सा बीएमआई स्कोर मोटापे को इंगित करता है? ऑन वे टू मेजर द बॉडी रेडीनेस ऑफ एक्सरसाइज इज to use BMI measurement. Which of the following is a BMI? Does the score indicate obesity? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में 4 BMI स्कोर दिए गए हैं 15, 20, 25 और 32। इसमें आपको बताना है कि कौन सा BMI स्कोर ओबिसिटी को इंडिकेट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 32। जो 32 BMI स्कोर है ये ओबिसिटी को इंडिकेट करता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे BMI स्कोर कुछ बताया दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। तो अगर BMI की वैल्यू 18.5 से कम है तो ये अल्प भार यानी अंडर वेट की कैटेगरी में आता है, मतलब एवरेज वेट से कम वेट है। अगर BMI की वैल्यू 18.5 से 24.9 है तो ये होता है सामान्य भार यानी एवरेज वेट। इसके बाद अगर वैल्यू 25 से 29.9 है तो ये आता है अतिभार यानी ओवरवेट में। और अगर वैल्यू 30 से 34.9 है तो ये आता है ओबेसिटी 1 में। और 35 से 39.9 आता है ओबेसिटी लेवल 2 में। इसके अलावा ग्रेटर देन 40 आता है ओबेसिटी की लेवल 3rd में। तो ये एक चार्ट होता है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि BMI स्कोर के हिसाब से हम किस कैटेगरी में आते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, वरना अगर आगे कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पर फिर से एक बार इसको नोट करवा दूंगा। नेक्स्ट, अगर महिलाओं की स्वस्थ वजन सीमा BMI 18.5 से 24.9 है तो गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए? उसकी सुझाई गई मात्रा क्या है? इफ वुमेन हैव हेल्दी वेट रेंज BMI 18.5 to 24.9, व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसके ऑप्शन है 5 से 9 किलोग्राम, 11 से 16 किलोग्राम, 7 से 10 किलोग्राम या 18 किलोग्राम के ऊपर। तो अगर किसी महिला का स्वस्थ वजन सीमा BMI के अनुसार 18.5 से 24.9 है, जो कि एक एवरेज वेट यानी सामान्य भार होता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको BMI में बताया। तो अगर वो औरत प्रेगनेंसी में आती है तो वो कितना वेट और गेन करेगी या उसको और कितना वेट गेन करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 से 16 किलोग्राम। अगर कोई औरत या कोई महिला सामान्य यानी एवरेज वेट यानी स्वस्थ वजन सीमा के अंदर आती है तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान 11 से 16 किलोग्राम वेट गेन करना चाहिए। नेक्स्ट, कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि के अंदर होता है? द कैनेडियन टेस्ट टेक प्लेस विद इन हाउ लॉन्ग पीरियड? तो इसके ऑप्शन है 35 सेकेंड, 34 सेकेंड, 36 सेकेंड या 33 सेकेंड। तो कैनेडियन टेस्ट परीक्षण जो होता है वो कितने समय का होता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 35 सेकेंड। कैनेडियन परीक्षण 35 सेकेंड का होता है। कैनेडियन टेस्ट को सेफर द्वारा 1975 में बनाया गया था। नेक्स्ट, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है? विच इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू जॉनसन बास्केटबॉल ट्रायल? तो इसके ऑप्शन है फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, ड्रिबल या पेनी कप टेस्ट। तो इनमें से कौन सा इवेंट जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेनी कप टेस्ट। जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में पेनी कप टेस्ट नहीं होता है। फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड ड्रिबल, ये तीनों ही जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट के इवेंट्स हैं। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में 3 ही इवेंट्स होते हैं। तीनों इवेंट फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी और ड्रिबल होते हैं। इस परीक्षण की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता गुणांक 890 है और इसकी वैलिडिटी यानी इसकी वैधता का गुणांक 880 है। नेक्स्ट, बैरोगामक योग्यता परीक्षण में कौन सा मद सम्मिलित नहीं है? विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन बैरो मोटर फिटनेस टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 60 मीटर दौड़, जिग जैग परीक्षण या मेडिसिन बॉल पोर्ट। तो बैरोगामक योग्यता परीक्षण में इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 60 मीटर दौड़, 60 मीटर रेस। 60 मीटर की रेस बैरोगामक परीक्षण के इवेंट में नहीं होती। बैरोगामक योग्यता परीक्षण यानी बैरो मोटर फिटनेस टेस्ट में 6 इवेंट होते हैं, जिसमें पहला इवेंट होता है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। दूसरा इवेंट होता है आपका 60 यार्ड रेस। यहाँ पे क्योंकि 60 मीटर की दी गई थी तो 60 मीटर की नहीं होती, वो 60 यार्ड की होती है। थर्ड इवेंट होता है आपका सॉफ्ट बॉल थ्रो और फोर्थ इवेंट होता है वॉल पास। फिफ्थ इवेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है जिगजैग रेस और सिक्स इवेंट होता है मेडिसिन बॉल थ्रो या पुट। इस तरीके से बैरोगामक योग्यता परीक्षण में 6 टेस्ट आइटम होते हैं। नेक्स्ट, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट उपयुक्त है। द क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर। तो इसके ऑप्शन है पैरामीट्रिक परीक्षण हेतु, नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण हेतु, ए और बी दोनों हेतु या कोई नहीं। तो एक टेस्ट होता है क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, ये किसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण हेतु। क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण होता है। नेक्स्ट, 1/2 विभाजित विधि उपयोग करते हैं। द 1/2 स्प्रिंग मेथड इज यूज्ड। तो इसके ऑप्शन है विश्वसनीयता जांचने के लिए, वस्तुनिष्ठता जांचने के लिए, आत्मीयता के लिए या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको कुछ देर पहले ही रिलायबिलिटी को मापने के लिए 4 मेथड बताए थे। ये वही एक मेथड है स्प्लिट हाफ मेथड, जिसको 1/2 स्प्लिट मेथड लिखा गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वसनीयता जांचने के लिए, टू चेक रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को जांचने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोडोनिस्टोमेट्री इस नाम से भी जानी जाती है। हाइड्रोडोनिस्टोमेट्री इज ऑल्सो नोन एज। तो इसके ऑप्शन है बायोइलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी विधि, डेक्सा या नियर। तो हाइड्रोडोक्ट्रीमेट्री किस नाम से जानी जाती है? तो हाइड्रोडेंसिटोमेट्री को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बायोइलेक्ट्रिकल डिपेंडेंस। हाइड्रोडेंसिटोमेट्री को हम बायोइलेक्ट्रिकल डिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें पानी के भीतर शरीर का वजन किया जाता है, इसी को हम हाइड्रोडेंसिटोमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट, बॉट पॉट को यह भी कहते हैं। द बॉट पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है हवा विस्थापन विधि, विशिष्ट घनत्व विधि, दोहर ऊर्जा अवशेष मापी या इनमें से कोई नहीं। तो बॉट पॉट को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हवा विस्थापन विधि, एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड। बॉट पॉट को हम हवा विस्थापन विधि या एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। इसमें फैट और लीन बॉडी मास को मापते हैं। नेक्स्ट, बैरियल जॉनसन तथा जैक नेल्सन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय बैरियल जॉनसन एंड जैक एंड नेल्सन।
तो इसके ऑप्शन है सहायक शिक्षा में मापन एवं परीक्षण, सहायक शिक्षा में मापन, सहायक शिक्षा में मापन का प्रयोगात्मक अभिगमन, सहायक शिक्षा में मापन तकनीकें। तो बैरियल जॉनसन और जैक एंडरसन ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहायक शिक्षा में मापन का प्रयोगात्मक अभिगमन, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। बैरियल जॉनसन और जैक एंडरसन ने ये बुक लिखी थी, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 101। मैकडॉनल्ड टेस्ट का प्रयोग होता है। द यूज ऑफ मैकडॉनल्ड टेस्ट इज। तो इसके ऑप्शन है लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, सॉकर या बास्केटबॉल। तो आपको बताना है कि मैकडॉनल्ड टेस्ट का प्रयोग किस में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉकर। मैकडॉनल्ड टेस्ट का प्रयोग सॉकर में होता है। इस टेस्ट को 1951 में बनाया गया था। नेक्स्ट, मानव शरीर के आकार एवं समानुपातता के मापन को कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ साइज एंड प्रोपोर्शनली ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है शुद्ध गतिकी, मानव गति विज्ञान, मानव मापन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान। तो आपको बताना है कि मानव शरीर को आकार एवं समानुपातता के मापन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव मापन विज्ञान, ह्यूमन मेजरमेंट साइंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कैलिपर मापता है। डस द कैलिपर मेजर। तो इसके ऑप्शन है ऊंचाई, वजन, चौड़ाई या परिधि। तो कैलिपर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परिधि। कैलिपर सरकमफ्रेंस यानी परिधि को मापता है। नेक्स्ट, त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है। हाउ इज द स्किन फोल्ड मेजर? तो इसके ऑप्शन है शारीरिक बनावट, लचीलापन मापने के लिए, शक्ति मापने के लिए या गति मापने के लिए। तो त्वचा फोल्ड यानी स्किन फोल्ड का मापन क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक बनावट, फिजिकल कंपोजिशन। शारीरिक बनावट को मापने के लिए त्वचा फोल्ड यानी स्किन फोल्ड का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठता गुणांक की सीमा 0.85 से 0.94 है। द रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी फैक्टर इज 0.85 टू 0.94। तो इसका मतलब क्या है? तो इसके ऑप्शन है सर्वोच्च, उच्च, औसत या अस्वीकृत। तो अगर किसी भी टेस्ट की वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी का गुणांक 0.85 से 0.94 हो तो परीक्षण कैसा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च। ये किसी भी परीक्षण के वस्तुनिष्ठता की सर्वोच्च यानी सुप्रीम गुणांक सीमा होती है। नेक्स्ट, सॉकर कौशल का मापन किया जाता है। हाउ इज सॉकर स्किल मेजर? तो इसके ऑप्शन है मिलर बॉल वॉली परीक्षण, मैकडोनाल्ड परीक्षण, खेल ज्ञान परीक्षण या उपरोक्त सभी द्वारा। तो सॉकर कौशल का मापन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकडोनाल्ड टेस्ट द्वारा। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि मैकडोनाल्ड टेस्ट सॉकर के लिए यूज होता है और ये कॉलेज स्तर के छात्रों के लिए बनाया गया था और इसको 1951 में बनाया गया था। सॉकर यानी फुटबॉल। नेक्स्ट, टेस्ट से प्रश्न को निकाल देने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर रिमूविंग द क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है आइटम डिफिकल्टी, आइटम वैलिडिटी, कैरिकुलर वैलिडिटी या डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। तो किसी भी टेस्ट से प्रश्न को निकालने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइटम वैलिडिटी। किसी भी टेस्ट से प्रश्न को निकालने के लिए आइटम वैलिडिटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार होता है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में परीक्षण का वास्तविक टेस्ट उसकी किस बात में स्थित है? व्हाट इज द एक्चुअल टेस्ट ऑफ द टेस्ट इन द लैबोरेटरी? तो इसकी ऑप्शन है भविष्यवाणी करने की योग्यता, कर्णतत्व, पुनरावृत्तता या नियंत्रणीयता। तो कोई भी टेस्ट प्रयोगशाला में किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कारणत्व। प्रयोगशाला में परीक्षण का वास्तविक टेस्ट उसके कारणत्व पर निर्भर करता है। प्रयोगशाला में किसी भी टेस्ट को किए जाने का कोई कारण होता है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, कारणत्व। नेक्स्ट, ज्ञान परीक्षण में एक परीक्षण मद की कसौटी का निर्णय किसके द्वारा कर सकते हैं? बाय whom can the test item be judged in the knowledge test?
तो इसके ऑप्शन विभेद शक्ति, कठिनाई स्तर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान परीक्षण में एक परीक्षण मद की कसौटी का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। विभेद शक्ति यानी डिफरेंशिएशन पावर और डिफिकल्टी लेवल, इन दोनों से ही ज्ञान परीक्षण में एक परीक्षण मद की कसौटी का निर्णय होता है। नेक्स्ट, विश्वसनीयता निम्न में से किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? रिलायबिलिटी कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसके ऑप्शन है विविधकार्थ विधि, पैरेलल फॉर्म विधि, परीक्षण एवं पूरा परीक्षण विधि या उपरोक्त सभी। तो विश्वसनीयता इनमें से किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? तो मैंने विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी के लिए आपको सारे मेथड बताए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षण एवं पूरा परीक्षण विधि, टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड। किसी भी टेस्ट की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी परीक्षण एवं पुनः परीक्षण विधि द्वारा स्थापित की जा सकती है। इसके अलावा भी कुछ और तरीके भी हैं रिलायबिलिटी को स्थापित करने के, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं। नेक्स्ट, जोड़ के गति क्षेत्र को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फील्ड ऑफ द मोशन ऑफ अ जॉइंट? तो किसी जॉइंट यानी किसी जोड़ की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है कैलिपर, गोनियोमीटर, डायनेमोमीटर या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोनियोमीटर। जोड़ की गति के क्षेत्र को मापने के लिए गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक हैं। द कंपोनेंट ऑफ द ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट इज। इसके ऑप्शन में बॉलिंग और सर्विंग, सर्विंग बॉलिंग, बॉलिंग सर्विंग और स्मैशिंग। तो ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण जो होता है उसके घटक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉलिंग। ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक में बॉलिंग शामिल होता है। ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट 1975 में बनाया गया था और यह टेस्ट मेनली कॉलेज मैन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, बंद प्रश्नावली में प्रश्नों का संबंध होता है। द क्वेश्चन इन द क्लोज्ड क्वेश्चनर आर रिलेटेड टू। तो इसके ऑप्शन है स्वतंत्र उत्तर, सीमित उत्तर, वर्णनात्मक उत्तर या छोटे उत्तर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटे उत्तर। बंद प्रश्नावली में प्रश्नों का संबंध छोटे उत्तर से होता है, यानी शॉर्ट आंसर से। नेक्स्ट, सोशियोग्राम द्वारा किसका नाता दर्शाया जाता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप शोन बाय द सोशियोग्राम? इसके ऑप्शन है बड़ी संस्था के कर्मचारियों का, सामूहिक समूह के सदस्यों का, किसी संस्था का पढ़ाई स्तर, शोधकर्ता द्वारा महसूस कठिनाई। तो सोशियोग्राम द्वारा किसका नाता दर्शाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक समूह के सदस्यों का। सोशियोग्राम द्वारा सामाजिक समूह के सदस्यों यानी मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप का नाता दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, हैमस्ट्रिंग और पीठ की लोच के द्वारा मापी जाती है। हैमस्ट्रिंग एंड बैक इलास्टिसिटी मेजर्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है बैठना व पहुंचना परीक्षण, बास स्टिक परीक्षण, बुमरैंग परीक्षण या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हैमस्ट्रिंग और पीठ की लोच को किससे मापते हैं, यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को किससे मापते हैं? तो इसका सही आंसर है बैठना और पहुंचना परीक्षण, ऑप्शन ए, सिट एंड रीच टेस्ट। हैमस्ट्रिंग ग्रुप की मांसपेशी और पीठ मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी को बैठना और पहुंचना परीक्षण से मापते हैं। नेक्स्ट, ज्ञान मापन के लिए परीक्षण मदों के अति सामान्य प्रकार हैं। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट आइटम फॉर नॉलेज मेजरमेंट? तो इसके ऑप्शन है पूर्ण करना, विविध विकल्प, सही गलत या उपरोक्त सभी। तो ज्ञान मापन के लिए परीक्षण मदों के अति सामान्य प्रकार कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ज्ञान मापन के लिए परीक्षण मदों के अति सामान्य प्रकार पूर्ण करना, विविध विकल्प, सही गलत, ये सभी हैं। इन्हीं के द्वारा ज्ञान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवास्कुलर सहनशीलता का परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर टॉलरेंस? तो इसके ऑप्शन है टोटल पल्स रेशियो परीक्षण, फिलिप्स जेसिया परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण या रन वॉक परीक्षण। तो इसके आंसर से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके।
तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, टोटल पल्स रेशियो परीक्षण। टोटल पल्स रेशियो परीक्षण कार्डियोवास्कुलर सहनशीलता का परीक्षण नहीं है। टोटल पल्स रेशियो परीक्षण को 1931 में बनाया गया था। फिलिप्स जेसीआर परीक्षण को बी फिलिप्स ने 1947 में बनाया था। हार्वर्ड स्टेप को 1943 में बनाया गया था और रन वॉक टेस्ट को 1946 में बनाया गया था। इस सभी टेस्ट के सन आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केस स्टडी में प्रयुक्त नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन अ केस स्टडी? तो इसके ऑप्शन है अवलोकन, माप, साक्षात्कार या व्यक्तित्व सूची। तो इनमें से कौन सा केस स्टडी में प्रयुक्त नहीं होता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माप। अवलोकन, साक्षात्कार और व्यक्तिगत सूची ये तीनों ही केस स्टडी के पार्ट हैं। ऑप्शन बी, मेजरमेंट या माप केस स्टडी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ मसल स्ट्रेंथ? तो इसके ऑप्शन है क्रॉसओवर परीक्षण, रॉजर परीक्षण, जेसीआर परीक्षण या टोटल पल्स रेशियो परीक्षण। तो इनमें से कौन सा परीक्षण मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण यानी मसल स्ट्रेंथ का परीक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेसीआर परीक्षण। जेसीआर परीक्षण मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट, शरीर का घनत्व मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड टू मेजर बॉडी डेंसिटी? तो इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, बीएमआई, हाइड्रोस्टैटिक भार लेना या ईसीजी। तो शरीर का घनत्व मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। शरीर का घनत्व मापने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। बीएमआई चार्ट में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बनवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और वो चार्ट नोट कर सकते हैं। बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वॉलीबॉल टेस्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलीबॉल टेस्ट? तो इसके ऑप्शन है मिलर वॉलीबॉल टेस्ट, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, रसेल लॉन्ग टेस्ट या फ्रेंच कूपर वॉलीबॉल टेस्ट। तो इनमें से कौन सा वॉलीबॉल टेस्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिलर वॉल वॉली टेस्ट। मिलर वॉल वॉली टेस्ट वॉलीबॉल में नहीं, बैडमिंटन में किया जाता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, या बैडमिंटन का टेस्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यवेक्षण की प्रविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन? तो इसके ऑप्शन है दौरा करना, एकत्रित होना, सम्मेलन या कार्यशाला। तो किसी भी पर्यवेक्षण की प्रविधि कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकत्रित होना यानी कलेक्ट होना। नेक्स्ट, जब किसी परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता दोनों सिद्ध हो चुकी हों तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं? When both the reliability and validity of the test has been proved, what is that test called? तो इसके ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण। तो अगर किसी टेस्ट की विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही सिद्ध हो चुकी हो तो वह टेस्ट कौन सा टेस्ट कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानकीकृत टेस्ट या स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जब किसी परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता दोनों सिद्ध हो जाती हैं तो वो टेस्ट मानकीकृत टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति के व्यायाम को पूरा करने की अधिकतम क्षमता प्रतिशत मापन को उल्लिखित करते हैं। द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कंप्लीट एन एक्सरसाइज परसेंटेज मेजरमेंट इन डिस्क्राइब। तो इसके ऑप्शन है निरपेक्ष परिमाण, निरपेक्ष तीव्रता, सापेक्ष परिमाण या सापेक्ष तीव्रता। तो किसी व्यक्ति के व्यायाम को पूरा करने की अधिकतम क्षमता प्रतिशत को किसमें उल्लिखित किया जाता है यानी किसमें लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरपेक्ष तीव्रता, एब्सोल्यूट इंटेंसिटी। यह माप प्रति मिनट उपयोग की जाने वाली कुल मात्रा को इंगित करती है। इसीलिए किसी व्यक्ति के व्यायाम को पूरा करने की अधिकतम क्षमता को निरपेक्ष तीव्रता यानी एब्सोल्यूट इंटेंसिटी में उल्लेखित किया जाता है। नेक्स्ट, परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? द पर्पज ऑफ द टेस्ट इज टू मेजर थ्रू व्हाट?
तो इसके ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुपरकता या स्प्लिट हाफ विधि द्वारा। तो परीक्षण का प्रयोजन यानी वो परीक्षण किस लिए बनाया गया है, उसका पर्पस क्या है, इसको कैसे मापते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैधता, वैलिडिटी। किसी भी परीक्षण का क्या प्रयोजन है, ये उसकी वैलिडिटी के माध्यम से मापा जाता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ अगर आपको हमारी ये मैराथन क्लास पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।